हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 12 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। तो पूर्व पैरालंपियन है देवेंद्र झाझरिया, तो वो अब भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, इससे पहले दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष थी, लेकिन अब उनके स्थान पर देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। देवेंद्र झाझरिया ने पैरालंपिक में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। पहला गोल्ड मेडल उन्होंने 2004 में एथेंस पैरालंपिक में जीता था और 2016 में उन्होंने रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये हैं देवेंद्र झाझरिया और यह एक पैरा जेवलिन थ्रोवर हैं। दोस्तों, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय पैरालंपिक समिति का गठन 1992 में फिजिकल हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में हुआ था, यानी कि शुरुआत में इसे फिजिकली हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। भारत में पहला पैरा शूटिंग विश्व कप 9 से 15 मार्च तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और इस आयोजन में 50 देशों के लगभग 500 एथलीट शामिल हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोजर बिन्नी। यहां पर आपको रोजर बिन्नी दिखाई दे रहे होंगे। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत शरण। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत आगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? नीलम कपूर। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। इसके अलावा भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, यानी AIFF के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत। इसके अलावा अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन यानी AFI के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला। और भारतीय मुक्केबाजी संघ यानी BFI के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा। आपको याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी BAI के अध्यक्ष कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा, जो कि असम राज्य की चीफ मिनिस्टर भी हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। तो दोस्तों, ये हैं भारत के खेल संगठनों के प्रमुख। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF क्लास नोट, डेली क्विज और पेड कोर्स ये सभी मिल जाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर लीजिएगा। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो एक फिल्म है ओपेनहाइमर, तो उसे ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। चलिए, ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, यह हर साल अमेरिका में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है।
पहले ऑस्कर अवार्ड कब प्रदान किए गए थे? 16 मई 1929 को। ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी जाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन है? मदर इंडिया, जो कि 1957 में भेजी गई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए, और इसके निर्देशक कौन है? महबूब खान। यहाँ पर दोस्तों आप कर लीजिएगा भारतीय फिल्म, ठीक है। तो पहली भारतीय फिल्म है कौन सी थी जिसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था? तो वो थी मदर इंडिया। मदर इंडिया के बाद भारत की तरफ से अब तक करीब 55 फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा जा चुका है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री किसे दी गई थी? तो एक मलयालम फिल्म है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो इस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली थी भारत की तरफ से, यानी कि भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ऑस्कर अवार्ड के लिए इस फिल्म को भेजा था, लेकिन इसने कोई भी अवार्ड जीता नहीं है। आपको याद रखना है कि 2018 एवरीवन इज ए हीरो फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जूड एंथनी जोसेफ। चलिए दोस्तों, अब हम भारत के ऑस्कर विजेता डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि भारत के वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑस्कर जीता हुआ है। तो पहला नाम है भानु अथैया का। इन्होंने 1982 में ऑस्कर जीता था गांधी फिल्म के लिए। 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। 2009 में रसूल पुकुटी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए ऑस्कर मिला था। 2009 में AR रहमान और गुलजार को भी ऑस्कर अवार्ड मिला था स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, और 2009 में AR रहमान को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिला था। तो ये है भारत के ऑस्कर अवार्ड विजेता। दोस्तों 2023 में भी भारत को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए हैं। तो 2023 में 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, ये आपको जरूर नोट कर लेने हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिला था। नाटू नाटू RRR मूवी का गाना था। इसके संगीत निर्देशक कौन थे? M कीरावनी, और आवाज दी थी काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने, और इसमें एक्टिंग किसने की थी? रामचरण और जूनियर NTR ने। इसके अलावा दोस्तों भारत को जो 2023 में ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए, और ये मिला था द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। इस फिल्म की निर्माता हैं कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा। तो इन्होंने ही ऑस्कर अवार्ड 2023 में ये ऑस्कर की ट्रॉफी प्राप्त की थी। ऑस्कर अवार्ड 2024 के बारे में बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह इसका 96वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ है। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, अमेरिका में। होस्ट किसने किया था? जिमी किमेल ने। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे अधिक नॉमिनेशन ओपेनहाइमर फिल्म को प्राप्त हुए हैं। इसको 13 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, और ऑस्कर अवार्ड 2024 में सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म बनी है ओपेनहाइमर। इसने 7 अवार्ड जीते हैं, यानी 13 नॉमिनेशन इसको हासिल हुए थे, और 13 नॉमिनेशन में इसने 7 अवार्ड जीते हैं। चलिए अब हम ऑस्कर अवार्ड 2024 के विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। और इसके डायरेक्टर जरूर आप याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। और ये किस देश की फिल्म है? तो ये अमेरिका की फिल्म है, और यह फिल्म परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है किलियन मर्फी को, उनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। दोस्तों किलियन मर्फी ने ओपेनहाइमर 2023 में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, बाफ्टा पुरस्कार 2023 में जीता है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एमा स्टोन ने पुअर थिंग्स के लिए। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द जोन ऑफ इंटरेस्ट ने, और यह यूनाइटेड किंगडम की फिल्म है। तो इसने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जरूर आप याद रखिएगा, ये अवार्ड जीता है क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। इसके अलावा बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जीता है जेनिफर लैम ने ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीता है ओपेनहाइमर ने, और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड भी किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा सिंधुदुर्ग में। तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मंत्री नारायण राणे ने सिंधु दुर्ग औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार सम्मेलन का भी उद्घाटन किया है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की अनुमानित लागत कितनी है? 182 करोड़ रुपए की। दोस्तों, यह जो टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है, इसमें सामान्य इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख केंद्र डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आयुष समग्र कल्याण केंद्र सर्वोच्च न्यायालय की परिसर में स्थापित किया गया है। ओएनजीसी समुद्री सर्वाइवल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म किसने स्थापित किया है? नीति आयोग ने। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कर्नाटक के देहनहल्ली में रखी गई है और इन स्पेस के द्वारा सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है और 2024 तक भारत ने 97% आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है मोबाइल के प्रोडक्शन में। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फोन का केवल 3% ही अब आयात किया जाता है, यानी कि 3% मोबाइल ही हम बाहर से यानी किसी दूसरे देश से मंगाते हैं। दोस्तों, इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार मोबाइल फोन सेक्टर में भारत 2014 में 78% मोबाइल दूसरे देशों से आयात करता था। चलिए कुछ रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था। इसमें भारत में 13,874 लेपर्ड हैं। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक लेपर्ड मध्य प्रदेश में है और वहां है 3,907 तेंदुआ। वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान रहा है और अमेरिका का पहला स्थान रहा है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के फर्स्ट हाफ में भारत का 85वां स्थान रहा है और पहले स्थान पर सिंगापुर, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, जबकि भारत का चौथा स्थान है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत 93वें स्थान पर रहा है और पहला स्थान डेनमार्क का रहा है। लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत 41वें स्थान पर रहा है और नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे पर कोई देश नहीं था। डेनमार्क चौथे, एस्टोनिया 5वें और फिलीपींस 6वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है। इसके तहत किस देश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, भारत में अब फाइनली CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया है और यह एक्ट पूरे देश में लागू हुआ है। इसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? 11 मार्च 2024 को। ये डेट जरूर नोट करनी है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून भी कहा जाता है। दोस्तों, इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं जो कि भारत में रह रहे हैं, उनको अब नागरिकता मिलने का जो रास्ता था वो साफ हो जाएगा। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करने के लिए 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। यानी कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करने के लिए एक विधेयक लाया गया था 2016 में, जिसे नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 कहा गया। और फिर इस विधेयक को 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास किया गया और इसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास किया गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जी के द्वारा
इसको मंजूरी दे दी गई, यानी उस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। तो 12 दिसंबर 2019 को CAA कानून बना था और अब 11 मार्च 2024 को यह पूरे देश पर लागू हो गया है। बात करें अगर हम भारतीय नागरिकता कानून 1955 की, तो इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। कब कब हुए हैं इसमें संशोधन? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। दोस्तों ये जो CAA 2019 है, इसके तहत पहले नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल तक रहना जरूरी होता था, लेकिन अब CAA के तहत अब इस अवधि को घटा करके 6 साल कर दिया गया है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि CAA के तहत किसको नागरिकता मिलेगी। तो CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसकी रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की। तो DRDO के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है और अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। दोस्तों जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसे एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अग्नि 5 मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब यह है कि यह मिसाइल एशिया महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी प्रवेश कर सकती है, इसलिए इसे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोला गया है। इसे किसने बनाया है? तो इसे DRDO ने बनाया है और इसकी रेंज कितनी है? 5000 किलोमीटर की, यानी कि ये 5000 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को खत्म कर सकती है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है और 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ये ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी कि आवाज की स्पीड से 24 गुना इसकी स्पीड है। दोस्तों अग्नि मिसाइलों की रेंज डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल थी, इसकी रेंज थी 700 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 22 मई 1989 में। अग्नि 2 मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 11 अप्रैल 1999 को। अग्नि 3 मिसाइल की रेंज है 3000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 9 जुलाई 2006 को। अग्नि 4 मिसाइल की रेंज है 4000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 10 दिसंबर 2010 को। अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर की और इसका पहला टेस्ट हुआ था 19 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 तक पेरिस फ्रांस में किया गया है और इसमें पुरुष युगल का खिताब जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। तो उन्होंने चीनी ताइपे जोड़ी को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात आई है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया में बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है। वर्तमान में इसके 201 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी हो गई है? 7396। प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी हो गई है? 7396। दोस्तों गोल्डन लंगूर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और असम के पश्चिमी भाग के जंगलों में पाया जाता है। पहले के अनुमान के मुताबिक भारत में 6000 गोल्डन लंगूर बताए गए थे। मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है क्योंकि यहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। क्षेत्रफल है इसका 950 वर्ग किलोमीटर का।
इसको स्थापित किया गया था 1990 में। और मानस नेशनल पार्क का नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है और मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यूनेस्को के द्वारा 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 10 मार्च को मनाया गया है। तो हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। भारत की पहली न्यायाधीश के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला वकील कौन थी? कॉर्नेलिया सोराब जी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति अन्ना चांडी। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? न्यायमूर्ति लीला सेठ। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन थी? इंदु मल्होत्रा। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मार्च माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को ही विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फोन पे भुगतान सेवा और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल की फोन पे भुगतान सेवा और भारत की NPCI इंटरनेशनल पेमेंट के बीच में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है। यह समझौता भारत और नेपाल के बीच सीमा पार UPI लेन देन के लिए है, यानी कि नेपाल में भी UPI के माध्यम से लेन देन किया जाएगा, इसके लिए यह समझौता हुआ है। फोन पे एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है यानी PSO है। यह F1 सॉफ्ट ग्रुप की सहायक कंपनी है। इसे नेपाल राष्ट्र बैंक यानी NRB द्वारा विनियमित किया जाता है। यह नेपाल का पहला मोबाइल भुगतान नेटवर्क है। दोस्तों, नेपाल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दाहाल। तो ये बेसिक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? सर्वसेज ने। सैला टनल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। PM मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा असम। भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच में। उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। 700 टेस्ट विकेट लेने वाली दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन। NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद गोयल। और पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। सत्येंद्र कुमार सिंह किस राज्य के लोकायुक्त बने हैं? मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख घास मैदान। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कैटिंगा, सेराडो और कैंपोस ये ब्राजील में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में। सबाना पूर्वी और मध्य अफ्रीका में। बेल्ड अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैटेम्बरी न्यूजीलैंड में। प्रेयरी अमेरिका में और पुस्ताज हंगरी में। स्टेपी यूरोप और एशिया में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सिनी सेट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो वो कर्नाटक राज्य से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर कर्नाटक बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।